प्रस्तुत है सिंहस्थ पर केंद्रित कार्यक्रम अमृत घट बरसे। आज सुनिए अमृत घट बरसे की दूसरी कड़ी। अमृत घट बरसे, अमृत घट बरसे, सिंहस्थ पर उज्जैनी में क्षिप्रासत बरसे, अमृत घट बरसे। नमस्कार। पिछले भाग में आपने सुना कि जब बृहस्पति सिंह राशि में हो और सूर्य मेष राशि में, तब सिंहस्थ होता है। मेष राशिंगते सूर्ये सिंह राशौ बृहस्पतौ उज्जयिन्यां भवेत् कुम्भः सदा मुक्ति प्रदायकः। ये वही ज्योतिषी योग है जब देव और दानवों के संघर्ष के दौरान अमृत घट से कुछ बूंदें छलकी थीं और क्षिप्रा अमृतमयी हो गई थी। काल गणना की ऐसी अनोखी परंपरा भारत में ही मिलती है। वेदांग में ज्योतिष शास्त्र को काल ज्ञान शास्त्र कहा गया है। इसका विकास महाकाल की मध्यवर्ती महानगरी उज्जैनी में ही हुआ है। ज्योतिष और महाकाल को समझने के पूर्व हमें काल अर्थात समय की भारतीय अवधारणा को जानना होगा। आधुनिक काल के प्रख्यात ब्रह्मांड विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग ने अपनी पुस्तक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में लिखा है कि सृष्टि और समय की उत्पत्ति एक साथ हुई। महाविस्फोट के साथ ही ब्रह्मांड अव्यक्त अवस्था से व्यक्त अवस्था में आया और इसी के साथ समय भी उत्पन्न हुआ। जब तक सृष्टि है तभी तक समय भी है। सृष्टि के लोप के साथ ही समय भी लुप्त हो जाएगा। समय की पश्चिमी अवधारणा के विपरीत भारतीय ऋषियों ने काल के संबंध में कहा है कि कलयति सर्वाणि भूतानि, अर्थात काल संपूर्ण ब्रह्मांड और सृष्टि को खा जाता है। काल सदैव विद्यमान है। वह तब भी था जब यह सृष्टि नहीं थी और सृष्टि के बाद भी समय का अस्तित्व बना रहेगा। उज्जैनी की परंपराओं पर केंद्रित पुस्तक अवधूत की सहलेखिका नेहा तिवारी। जब कुछ भी नहीं था तब परम शून्य था, जिसे कि हम महाचैतन्य अवस्था कहते हैं शिव की। शिव की समाधि अवस्था को बिंदु रूप में भी निरूपित किया गया है। अवधूत पुस्तक के लेखक संगीत वर्मा। ओम बिंदम संयुक्तम ध्यायन्ते यम योगिना, वह बिंदु रूप परमात्मा जिसका सभी योगी ध्यान करते हैं, इसी को कबीर ने नाद बिंदु कहा, क्योंकि वहां साउंड और लाइट दो चीज नहीं है, वो एक ही है। जिसे पश्चिमी वैज्ञानिक बिग बैंग कहते हैं, वो भारतीय विचार में स्फोट है। स्फोट के पूर्व परा प्रकृति में भी काल अर्थात समय सनातन क्षण के रूप में उपस्थित है। कालांतर में इस परा प्रकृति में एक स्फोट के साथ अपरा प्रकृति का निर्माण होता है। शक्ति की सृजन कामना को पूर्ण करने के लिए शिव एक अंड विकसित करते हैं और उसे ऋत यानी गति प्रदान करते हैं। उस परम शून्य से एक स्फोट होता है और उस स्फोट से एनर्जी बाहर निकलती है। हमारे यहाँ ये कहा गया है कि परम चैतन्य शिव से उनकी शक्ति अज्ञात के कारण सृजन की तीव्र कामना लेकर शिव से पृथक होती है। अपरा प्रकृति के उद्भव के पश्चात काल अर्थात समय एक भिन्न रूप में प्रकट होता है। जो महाकाल हैं वो गतिमान होते हैं अपरा प्रकृति में, और भूत भविष्य और वर्तमान के रूप में उनकी गति से काल के तीन रूप भौतिक सृष्टि में बन जाते हैं। एक जो चला गया, एक जो आने वाला है, एक जिसमें हम अपनी चेतना में अवस्थित हैं, ये क्षण, ये वर्तमान, ये समकाल। अब इन तीन गतियों के उत्पन्न होते ही दिक् जो है वो दरअसल क्षेत्र में बदलता है,
और वो स्वयं अपने तत्व में लंबाई, चौड़ाई और गहराई के आयामों में विकसित हो जाता है। एक ही दिक, एक ही चिदाकाश। 10 दिशाएं हो जाती हैं और सारी सृष्टि त्रित्व में आ जाती है, 3 हिस्सों में विभाजित होती है। सृष्टि की चेतना समग्र चेतना में ना होकर इच्छा, क्रिया और फल, भोग के रूप में एक त्रिभुज बना लेती है। अगर फिजिक्स की बात करें तो जहाँ कोई डायरेक्शन नहीं था, कोई डायमेंशन नहीं था, वहाँ लेंथ, ब्रेड्थ और डेप्थ उत्पन्न हो जाते, लंबाई, चौड़ाई और गहराई उत्पन्न हो जाती है। जब परासृष्टि में इस नाद बिंदु के स्फोट से पहले काल था, परंतु वो भूत और भविष्य की तरह नहीं था, वो एक नित्य वर्तमान काल था जो बस था, जो कभी व्यतीत नहीं होता है, जिसमें शिव और शक्ति निरंतर थे। अब वही काल अपरा सृष्टि में भूत, वर्तमान और भविष्य के तत्व में विभाजित हो गया है। इस सिद्धांत के आधार पर सृष्टि का विस्तार होता है। काल की भारतीय अवधारणा का विस्तार सृष्टि की उत्पत्ति से उसके अंत तक सीमित न होकर ऐसे कई कालखंडों तक फैला है। ब्रह्मा के एक दिन का अर्थ है सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर उसके अंत तक का कालखंड। इस काल चक्र के अंतर्गत सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन 4 युगों की एक चतुर्युगी 43,20,000 वर्ष लंबी है। 43,20,000 वर्ष का ये एक चक्र है। ऐसे 1,000 चक्र जब पूरे हो जाते हैं, यानी कि ऐसे 1,000 युग, सतयुग, कलयुग, त्रेता और द्वापर, 1,000 बार ये चक्र पूरा हो जाता है तो उसे ब्रह्मा का एक दिन कहा है, जिसकी अवधि 432 करोड़ वर्ष की है। और ब्रह्मा का दिन पूरा हो जाने पर सृष्टि लय होती है। सारे ब्रह्मांड के सारे ग्रह, सारे तारामंडल सब सिमट करके एक बिंदु में समा जाते हैं और फिर ब्रह्मा की रात्रि का आरंभ होता है। यानी 432 करोड़ वर्ष केवल अंधकार रहता है। न दिशाएं होती हैं, न काल होता है, न ग्रह होते हैं, न 5 तत्व भी नहीं होते, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु नहीं होते, 3 गुण भी नहीं होते, सत्व, रज और तम। वो गुणातीत और तत्वातीत अवस्था जो है उसे परम ब्रह्म शिव की योगिनी अवस्था या परम ब्रह्म शिव की समाधि अवस्था कहा गया है। काल को लेकर पश्चिमी अवधारणा भले ही भारतीय ज्ञान परंपरा से भिन्न हो, किंतु सृष्टि की उत्पत्ति के संबंध में दोनों के दृष्टिकोण एक से प्रतीत होते हैं। स्टीफन हॉकिंस कहते हैं थ्योरी ऑफ बिग बैंग। तो वहां पर क्या होता है कि कुछ भी नहीं है, एक बिंदु है, उस बिंदु के प्रकट होते ही एनर्जी प्रकट होती है, शक्ति उत्पन्न होती है। उस शक्ति के 2 फॉर्म्स हैं, लाइट है और साउंड है। लाइट और साउंड के वेव इंटरैक्शन से मैटर पैदा होता है, मैटर से सृष्टि बनती है और सृष्टि अपने पूरे विस्तार में आती है। यहाँ तक देखें तो यह बात बिल्कुल शास्त्र सम्मत है, क्योंकि यही बात भारत की आगमिक यानी तांत्रिक परंपराएं कहती रही हैं। यही बात भारत की पौराणिक परंपराएं कहती हैं कि जब शिव पुराण में या स्कंद पुराण में स्कंद बताते हैं कि सृष्टि के आरंभ में अज्ञात के कारण सृजन की इच्छा से शक्ति शिव से पृथक हुई। और इसी विस्तार को आगमिक विज्ञान के अलावा भारत का खगोल और भारत का ज्योतिष भी मानता और जानता रहा है। बाद में विज्ञान की जहाँ सहमति बनी वहाँ ये कि विज्ञान इसे थ्योरी ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स कह रहा था कि एक विस्तृत ब्रह्मांड जो विस्तृत होता जाएगा और एक दिन शांत हो जाएगा। किंतु बाद में स्टीफन हॉकिंग के द्वारा ही ब्रह्मांड के संबंध में एक और संभावना व्यक्त की गई, जिसे महासंकुचन की संभावना कहा जाता है। ये विचार भारतीय मनीषियों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत से बहुत मिलता जुलता है। हाल ही में स्टीफन हॉकिंस ने अपनी जो नई थ्योरी दी है, थ्योरी ऑफ ऑसिलेटिंग यूनिवर्स, जहाँ की पहले पुराने वैज्ञानिकों का ये मानना था कि इस सृष्टि का जिस वक्त सृष्टि की उत्पत्ति होती है तो वो अपने विस्तार की ओर जाती है, और इसी को वो डेवलपमेंट भी कहते थे कि वो विकसित होती जाती है और एक दिन ये विकसित होते 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 अपनी संपूर्ण विकास की अवस्था में होगी। लेकिन अभी हाल ही में हुए अपने प्रयोगों के आधार पर एक नई थ्योरी देते हुए स्टीफन हॉकिंस ने उसे गलत मानते हुए कहा है कि नहीं, ये थ्योरी ऑफ एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स नहीं है,
ये एक्सपेंशन एक समय आने पर ख़त्म होकर वापस कंट्रैक्शन पर आ जाएगा। यानी जिस एक्सप्लोजन से या जिस इम्प्लोजन से ये पूरा क्रिएशन शुरू हुआ है यूनिवर्स का, वो वापस एक दिन कंट्रैक्शन होकर उसी में ख़त्म हो जाएगा। यानी एक बिग बैंग के साथ निकली हुई सृष्टि, पूरा उत्पन्न हुआ यूनिवर्स आफ्टर कंप्लीट एक्सपेंशन कंट्रैक्शन होते हुए एक बिग क्रंच थ्योरी का, जैसे कहा है उन्होंने, बिग क्रंच की तरह उसी में समाहित हो जाएगा। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड की गति में दो शक्तियां परस्पर विपरीत दिशा में कार्य कर रही हैं। पश्चिम द्वारा पहले यह माना जाता था कि ब्रह्मांड को विस्तार देने वाला बल उसे संकुचित करने वाली शक्ति से कहीं अधिक है, किंतु स्टीफन हॉकिंग द्वारा एक नया विचार प्रस्तुत किया गया है। एक वो शक्ति है जो ब्रह्मांड को अपने केंद्र की ओर वापस खींच रही है, जिसे ग्रेविटी कहा गया, और एक वो शक्ति है जो इसके ठीक उलट ब्रह्मांड को विस्तार दे रही है, उसे डार्क एनर्जी कहा गया। अब इन दो शक्तियों के प्रभावों में एक ना एक दिन किसी एक शक्ति को पराजित होना पड़ेगा। विज्ञान ये मान बैठा है अब, जो भारतीय ज्ञान परंपरा भी कहती है, कि डार्क एनर्जी को ही समाप्त होना होगा और मुड़ करके ये सारा ब्रह्मांड उस ग्रेविटेशनल पुल के कारण वापस उसी बिंदु में पुनः एक बार समाहित हो जाएगा। भारतीय ज्ञान परंपरा के ये इतना निकट है कि थ्योरी ऑफ ऑसिलेटिंग यूनिवर्स को जब आप गीता के 3 अध्याय में अर्जुन और कृष्ण के संवाद में देखते हैं, तो अर्जुन कृष्ण से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यह सारी सृष्टि मुझसे प्रकट होती है और विस्तार पाती है, और ब्रह्मा की रात्रि आने पर यह सारी सृष्टि मुझ में और मैं स्वयं में लय हो जाता हूँ। दिन और रात्रि का यह क्रम निरंतर चलता रहता है। वो लोग जो दिन और रात्रि के रहस्य को समझते हैं, वे योगी ही मुझे ठीक प्रकार से जान सकते हैं। अमृत घट बरसे, अमृत घट बरसे। अमृत घट बरसे। अभी आप इस कार्यक्रम की दूसरी कड़ी सुन रहे थे। वाचक थे डॉक्टर अरविंद सोनी, लेखक डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे, प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल और परिकल्पना थी अनवार अहमद खान की।